वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और खास करके फाउंडेशन वाले बच्चों को थोड़ा शिकायत हो जा रहा है बार बार कि उन लोगों का स्टडी जो है ये 40 दिन का अब तक 20 दिन निकल चुका है और अभी तक 8 ही सेशन हो पाए हैं और 9वां सेशन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग का शिकायत को थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ मैं। और आज का जो सेशन था प्रोनाउन क्लास का, रिलेटिव प्रोनाउन के सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो मैं आपको आज सिखाने पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए अपना पेन और पेपर रेडी कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जैसे कि पहले आपको मैंने प्रोनाउन सीरीज जो शुरू किया था उसमें मैंने क्वेश्चन सीरीज शुरू किया था कि क्वेश्चन के आधार पे हम कॉन्सेप्ट यानी कि पॉइंट को लिखाते समझाते चलेंगे और ग्रामर हमारा कंप्लीट होता चलेगा। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि भाटी रिलेटिव प्रोनाउन। जाहिर सी बात है, जो टॉपिक है उसको पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम पढ़ रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक स्टोरी है। बेसिक स्टोरी का मतलब समझना है ये कि मान लेते हैं कि रमेश को एग्जामिनेशन देना है। इसका भाव की बात कर रहा हूं मैं कि रमेश को एग्जाम देना है और इसका एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग मान लेते हैं कि चले पटना में है। आगे फिर समझते हैं। इसके एक रिलेटिव है बख्तियारपुर में रहते हैं। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये बिहार शरीफ से या गया से या नवादा से इधर से आ रहा हो, इसका होम प्लेस जहां से आ रहा हो, तो अब बताइए ये फैसला क्या करेगा? एग्जामिनेशन देने के लिए पटना जाना चाहेगा या फिर अपने अंकल के यहाँ जाना चाहेगा? तो आप बेसिक तौर पे बोलेंगे कि सिंपल सी बात है सर, जब इसका काम है एग्जामिनेशन देना, एंजॉय करना नहीं एग्जामिनेशन देना, तो बेशक ये कहाँ जाएगा? पटना, ना कि कहाँ जाएगा? बख्तियारपुर, जहां पे इसके रिलेटिव रहते थे। बात हम बस समझाना क्या चाह रहे हैं ना कि क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट आप यूज करते हैं उसके लिए हम एक वर्ब का चयन करते हैं और उस वर्ब के पहले इस सब्जेक्ट के रिलेट में एक प्रोनाउन आता है। सब्जेक्ट के रिलेट में एक प्रोनाउन आता है और ये जो प्रोनाउन आपका आता है वो किसी भी हालत में उसके एग्जाम को प्रभावित नहीं करता है। वो सीधा है जो कि एग्जामिनेशन देने के लिए कहां जाएगा? पटना जाएगा। यानी कि जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको यही समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले लिखा जाता है। इससे हमारा एक क्वेश्चन और क्या बना? पोजीशन रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होता है ये समझ में आया। फिर आपने समझने की कोशिश में क्या समझा कि जो वर्ब होता है उसका रिलेटिव प्रोनाउन से कोई भी नाता नहीं होता है, बल्कि वो किसके अकॉर्डिंग होगा? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये दो पॉइंट हम लोग अब तक समझ पाए हैं। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को पहले हम नोट करते हैं। देखिएगा क्या क्या समझे हम उसकी बात कर लें। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहां से आया, रिलेटिव प्रोनाउन comes after subject और before verb। ठीक है, इससे हमारा दो क्वेश्चन बन गया कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कहां पे होता है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जो समझा वो समझा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन क्या नहीं करता है? तो प्रभावित नहीं करता है किसको? वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर? कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी हालत में आपका वर्ब को प्रभावित नहीं करता है। यानी वर्ब ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अब इसी पॉइंट को शॉर्ट में आप इस तरह से डायग्राम से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए पहला आप है जो कि आंसर जो हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसे राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो है उस पे जाने से पहले आपको ये दो क्वेश्चन मैं समझाना चाहूंगा।
हम्म क्या सीखा आपने? आफ्टर सब्जेक्ट और बिफोर वर्ब, क्लियर हुआ? फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब को प्रभावित नहीं करता। इसी तर्ज पे दो एग्जांपल्स आपके पास हैं, तो दोनों एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पर PQRS के क्वेश्चंस आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत सारे रिलेटिव से बनते हैं, उसी के एग्जांपल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि रोहित जो है वो क्या हो गया, क्वेश्चन का सब्जेक्ट हो गया। आप देखिए हु का मतलब कौन है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, यानी कि हु आया किसके लिए है। तो अभी आप सीखें कि रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपस में रिलेट होकर के आते हैं। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि हु जो है वो किसके लिए आया होगा, रोहित के लिए। तो मेरा आंसर जब यहां से शुरू होगा तो सब्जेक्ट के तौर पे रोहित, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हु, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे रोहित के अनुसार, तो आर ही रह गया। अब यहां समझते हैं रोहित हु इज कॉल्ड, तो कॉल्ड के बाद का ऑब्जेक्ट कौन है, हिटमैन, ठीक है, तो एस हो गया। अब लास्ट में होगा कि उसने स्कोर किया था 200। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां से भी समझ के बनाते हैं, पहला ही क्वेश्चन के आंसर से। ईट इज सुशांत होम, ठीक है। अब यहां से समझना है होम किसके लिए आया होगा, तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिलेटिव आता है, तो सब्जेक्ट कौन है, सुशांत, इसी के अकॉर्डिंग आया होगा। तो चलो पी फिर से हुआ, उसके बाद क्या हो गया, आर। फिर हमारे पास होगा क्या, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस और लिखते हैं। तो एक और सेंटेंस लिखने के लिए क्या होगा, बी कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं आप, परफेक्ट एक्टर, तो क्यू के बाद क्या हो गया, एस, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का ये एग्जाम्पल भी काम कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा। क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का हमको अब स्टडी करना है कंपैरिजन का। यहाँ पे आपने रोहित शर्मा के लिए क्या यूज किया था, हु, और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपने क्या यूज किया था, हु। तो यही हो गया शुरुआत क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए अब हेडिंग बनाते हैं, कंपैरिजंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, और उसमें हम लोग देते हैं सबसे पहला नंबर हु वर्सेस होम का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है। तो एक तो आप देख रहे हैं ना कि PQRS बनाने में हेल्प कर रहा है, दूसरा कॉमन इनर फाइंड करने में, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनाने में, यानी ग्रामेटिकल सेक्शन में काम देगा। ग्रामर के अलावा आपको क्या काम दे रहा था, लैंग्वेज सेक्शन में भी, कि जब सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है तो वहां ग्रामर आपका कम चलता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आपको वहां पे चल सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए इसको हटाते हैं। कंपैरिजन का हेडिंग बढ़ चुका है तो इसको भी हटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात शुरू करते हैं कि हु और होम का यूज कैसे करना है। देखिए समझने के लिए तो ये सेंटेंस काफी था। क्या हो रहा है, ये काम कैसे करता है, वर्क्स एज सब्जेक्ट। ये जो काम कर रहा था क्वेश्चन में सब्जेक्ट का काम कर रहा था, जरा सा गौर करना मेरे साथ में। रोहित के लिए वह बताइए, तो आप कहेंगे ईज हो सकता है या तो अस्कोर्ड हो सकता है, लेकिन दोनों आएगा ये भी कंफ्यूजन है। तो हमने फैसला किया कि मान लेते हैं कि रोहित के लिए क्या यूज कर लेते हैं, अस्कोर्ड, तो हु के लिए क्या बचा, इज, या फिर रोहित के लिए हम यूज कर लेते हैं इज, तो हु के लिए क्या बचा, अस्कोर्ड। यानी कि हु का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, मीन्स कैरी वन मेन वर्ब। अगर हम इसके लिए एक मेन वर्ब दे रहे हैं क्वेश्चन में, तब एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं। कैसे, ऐसे, जरा सा कलम चेंज कर रहा हूं। रोहित का मतलब हो गया सेंटेंस का एक सब्जेक्ट, अस्कोर्ड का मतलब हो गया सेंटेंस का एक वर्ब, इज कॉल्ड का मतलब हो गया सेंटेंस का दूसरा वर्ब। क्या हुआ, सब्जेक्ट एक था, वर्ब
2 था। अब यहां से 1 और 2 हमको समझ में आया कि सब्जेक्ट से वर्ब की संख्या ज्यादा थी। तो जब वर्ब हमारा सब्जेक्ट से ज्यादा होगा तो वैसे केस में किसका यूज करेंगे आप? होगा। यानी ये भी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में सेट हो सकता है। चलिए अब हम लोग होम की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। वर्क एज सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या लिखाएगा? वर्क्स एज ऑब्जेक्ट। ये किसके जैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। चलिए अब इसको समझने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो PQRS का था। देखिएगा जरा यहां से, ईट के लिए क्या आ गया? इज। यानी अगर ये एक सब्जेक्ट है तो ये एक वर्ब हुआ। फिर से आ जाओ, बी हो जाएगा आपके पास में दूसरा सब्जेक्ट और कंसीडर हो जाएगा आपके पास में दूसरा वर्ब। चूंकि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इन सभी के बाद जो टर्म आता है उसे क्या नाम देते हैं आप? तो ऑब्जेक्ट बोलिएगा ना। यस, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद तो ऑब्जेक्ट ही लिखाएगा, सब्जेक्ट उसके पहले ही रहता है। तो क्वेश्चन में हुआ क्या? सब्जेक्ट की संख्या 2, ऑब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या 2। तो सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या क्या हो गई? बराबर। तो वैसे केस में हम किसका यूज कर रहे हैं? होम का। ये भी एक पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं। कैरी वन मेन वर्ब, क्या लिखाएगा इसका मेन वर्ब होगा? नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट है तो इसका मेन वर्ब नहीं होगा। तो इसमें यही 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और तब यूज करना है जब क्वेश्चन में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या क्या हो जाए? बराबर। आइए कुछ मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस बात को पहले समझते हैं। इसको नाम दिया मैंने वर्कआउट का, जो मेरे क्लासरूम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को पसंद आता है कि कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एक्सरसाइज हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1 है। ईट इज आई। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट फॉर द मैच। क्वेश्चन नंबर 2, ईट इज आई ब्लैंक स्पेस विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 3, ईट बात कर देते हैं रोहित ब्लैंक स्पेस हिट्स मैक्सिमम सक्सेस। चलिए एक और दें, लीजिए एक और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा अलग देते हैं, ईट इज वाला ज्यादा हो गया ना। यस्टरडे आई मेट अ वुमन विल या वुड बी योर, मान लेते हैं आंट। अब आपके पास देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या हुआ। अगर आप इस बात को समझ पाते हो तो इस बात से करो, मेन भाग आपको है जो कि एक्स्ट्रा लग रहा है तब करो, या तो सबसे अच्छा हथियार आपके पास ये है। तो पहले इसी हथियार को आजमाते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बताया था। तो चलिए करते हैं वही काम शुरू जो हर इंसान को करना चाहिए, जो आसान लगता है ना। आसान रास्ता सब फॉलो करना पसंद करते हैं, तो हम भी करना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब साफ पता चल रहा है, क्योंकि पता ही है आई सब्जेक्ट फॉर्म होता है, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको सिखाया ही था। फिर आप यहाँ से आ जाओ, ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट उस तरह से, और यहाँ पे आ जाओ कैन सेलेक्ट का मतलब दूसरा वर्ब। अब जरा काउंटिंग कर लो कितने सब्जेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट कितने? 3, सॉरी 2 नहीं 3, और वर्ब कितने? 2। ये तो बड़ा अजीब लग गया ना कि क्वेश्चन में हमारे पास में कितने सब्जेक्ट हो जा रहे हैं? 1 2 3, और वर्ब हो रहा है 1 और 2 ही। बड़ा अजीब है। अब ऐसा सिचुएशन तो आपको टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। हर हाल में सब्जेक्ट या तो बराबर होता था वर्ब का, या तो वर्ब ही ज्यादा होता था। यहाँ तो वर्ब ही क्या हो जा रहा है? कम। तो गारंटी हो गई क्या कि हम क्या नहीं कर सकते?
हु का प्रयोग एकदम नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हो जाएगा हमारे पास कितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, और वर्ब कितना रह जाएगा, 2 ही। यानी हु तो पूरी तरह से गलत ही होगा, यानी कि आंसर आंख मूंद करके क्या कर सकते थे हम, ठीक है। ये दोनों केस नहीं था, यूनिक केस था, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए हो गया। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कर देते हैं, नीचे हो सकता है ना दिख रहा हो। सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं। यहां से आ जाओ, फिर से एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट विल हेल्प हो गया, दूसरा वर्ब। अब जरा काउंटिंग करो, सब्जेक्ट की संख्या 2, वर्ब की संख्या 2। अब क्या करोगे, तो कहोगे सर वैसे केस में तो आप सिखाए थे क्या करना है, whom करना है। काउंटिंग कर लेते हैं, इट इज आई विल हेल्प यू। लेकिन जब हम यहाँ whom रखेंगे तो क्वेश्चन का हिंदी क्या होगा, ये मैं हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर जो whom आप रख रहे हैं वो किसके लिए रख रहे हैं, आई के लिए ही, जबकि आई क्वेश्चन में क्या चीज का काम कर रहा था, सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के लिए whom का काम गलत। तो हम लोग सीखे थे कि ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा क्या रखेंगे, whom, लेकिन सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा तो फिर क्या रखेंगे, who। तो इस पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस है और इस पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस है। ये पॉइंट अभी ज्यादा बेहतर यहाँ पे सेट कर रहा था, इसलिए हो गया आंसर क्या, काउंटिंग के हिसाब से क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट की जरूरत हमें पड़ रही है तीनों की। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, पहला सब्जेक्ट पहला वर्ब ही है, करने देते हैं। रोहित को मान लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट, जैसे ऊपर मानते आ रहे। चलिए हिट्स हो जाएगा आपके पास में क्या, दूसरा वर्ब। फिर से आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि ईट बाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा था, तो इसके अनुसार फिर से क्या हो गया आंसर, अब आगे देखते हैं। फिर से आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब, ए वुमन ऑब्जेक्ट का ही काम करेगी यहाँ पे। वुड बी किसके लिए आ रहा था, वर्ब जो ये आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था, वुमन के लिए। यानी वुमन को फिर से ऑब्जेक्ट नहीं मान के क्या मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट। यानी जब भी हमारा कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हम लोग बार बार किसका यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो निष्कर्ष यही निकला कि ये जितना आसान समझ में आता है उतना आसान नहीं था। सबसे ज्यादा काम क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो चलो एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ, आई सब्जेक्ट था, लेकिन आई के लिए हमने कोई वर्ब आगे देखा, बोली जल्दी से, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जब आपका मेन वर्ब नहीं है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, हु का। फिर से दूसरा, आई यहाँ पे काम कर रहा है क्या चीज का, सब्जेक्ट का। आई के लिए ही विल का प्रयोग किया गया था, यस। यानी जब सब्जेक्ट के वर्ब का काम कर रहा है कोई तो उसका मतलब है सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए था, इसलिए कौन आंसर आ गया था, हु। फिर से क्वेश्चन में ईट बाज के बाद रोहित क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का, क्योंकि ईट इज के बाद यहाँ आई आ रहा था, यहाँ पे आई आ रहा था, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि रोहित भी क्या होगा, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट यानी रोहित के लिए ही हिट्स का प्रयोग किया गया है, यस। तो जब जब मेन वर्ब दिख जाएगा तब तक क्या हो गया, फिर से यहाँ से आई के बाद मेट ए वुमन, वुमन यहाँ ऑब्जेक्ट लग रही थी, लेकिन फिर पूछा अपने आप से कि वुड बी किसके लिए आया था, तो आपका जवाब आया कि वुड बी जो है आई के लिए तो नहीं आया था, क्योंकि आंटी हम किसको बोलेंगे, वुमन को। यानी कि जो यहाँ पर वर्ब आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था, वुमन के लिए। तो जब वर्ब आता है इसका मतलब वो क्या कैरी कराएगा, सब्जेक्ट कैरी कराएगा, और सब्जेक्ट के कारण हु आएगा। तो थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टूडेंट मानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो चाहत यार वही है कि आप समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में जो दिया गया नाउन टर्म है वो सब्जेक्ट के जैसा है या ऑब्जेक्ट के जैसा है। काउंटिंग हमेशा फायदेमंद नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सारे लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन आसान रास्ते कोई खास जगह पे नहीं पहुंचाते, वहीं पे पहुंचाते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, अभी कंटिन्यू। कुछ कंफ्यूजन जिनको है उनको दूर करते हैं। Who will be suitable for this, चलिए मान लेते हैं पोस्ट।
अब एक क्वेश्चन ही करते चलता हूं मैं आपके साथ में, जरा हिंदी कर लो। क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि पहले तो ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि इसका वर्ब है क्या। जी हाँ, खत्म। जब विल बी आया है तो इट इज के लिए तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट का वर्ब है, सब्जेक्ट का वर्ब दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये अपने लिए क्या यूज करवाएगा, हो। चलो आराम से समझ में आया। एक क्वेश्चन और, अगर आप समझ जाएंगे तब। इट इज के बाद ही है फिर से। यू कैन कंसीडर सुटेबल फॉर दिस जॉब। लगभग क्वेश्चन वही है, लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चन में ही तो सब्जेक्ट ही था, लेकिन क्या ही के लिए वर्ब आया, नहीं। यहां पर किसके लिए आ रहा है, यू के लिए, यानी इसके लिए वर्ब नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या सीखे, सब्जेक्ट के लिए अगर वर्ब आता था तब तो हु, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो वैसे केस में ये अपने लिए क्या चूज करेगा, हो। क्लियर हो गया, तो फिर आंसर यहां पे कर देंगे हम। तो काउंटिंग करना हमेशा फायदेमंद नहीं है, बस समझना है कि ये अपने लिए वर्ब कैरी कर रहा है तो यहाँ पे लाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो हुम होता है। तो जिनको ये थोड़ा सा 4 क्वेश्चन पेचीदा लगा था, उनको अब समझ में आया होगा कि नहीं सही था, इजी था, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस की वजह से कंफ्यूजन था। अब और एक एग्जांपल है यूनिवर्सल। He is one of those, मान लेते हैं फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं और ही को हटा के यहाँ लिखते हैं भगत सिंह। थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगा आपको इनका नाम सुन के। भगत सिंह इज वन ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स। अब यहां से मैं 2 क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। वी रिस्पेक्ट, एकदम छोटा सेंटेंस कर दिया। दूसरा, टीच अस द लेसन ऑफ सैक्रिफाइस। चलिए अब मेरे साथ बात करना शुरू कीजिए। भगत सिंह उन फ्रीडम फाइटरों में से हैं, ठीक है ना, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कलम थोड़ा कर लेता हूं मैं चेंज। अब यहां से आ जाओ, भगत सिंह के लिए तो इज आ गया, तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स नाउन है और इसी के लिए हमको रखना हो या तो हो। तो फिर आपसे मैं बात करता हूँ, फ्रीडम फाइटर का वर्ब है क्या, फ्रीडम फाइटर का वर्ब है क्या? आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब किसके लिए है, वी के लिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। जब वर्ब नहीं होता है सब्जेक्ट का तब हम सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो हो गया हूं। अब यहां से आ जाओ, भगत सिंह के लिए हो गया था, फ्रीडम फाइटर के बाद रखना था। फिर बात करना शुरू करते हैं। टीच जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब, और ये किसके लिए आ रहा होगा, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो इस बार फ्रीडम फाइटर का वर्ब टीच प्रेजेंट है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में जब वर्ब प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट कौन होता है जी, तो हो। इजी है। चलिए तो अब बंद करते हैं इसका। चलो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं दूसरा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का कंपैरिजन का पहला क्लास आपने सही से समझ लिया अगर तब। दूसरा आपको समझाता हूं, भीज वर्सेस दैट। भीज वर्सेस दैट कि कब हम भीज का यूज कर पाएंगे और कब हम दैट का यूज कर पाएंगे। एक बेसिक एग्जांपल लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आज हमने कितने एग्जांपल्स राइट डाउन किए थे। जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस का शुरुआत हो गया प्रीपोजिशन बिटवीन से। अब आप कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं कि बिटवीन का यूज किसके लिए होता है? 2 व्यक्ति में से एक के लिए, है ना, बिटवीन।
चलिए एग्जाम्पल है रामलाल एंड सोहनलाल। हंसिएगा नहीं, 90s की मूवी में कॉमन नेम हुआ करते थे सर्वेंट्स वगैरह के, कई बार तो सेठ के नाम भी हुआ करते थे। बिटवीन रामलाल एंड सोहनलाल ब्लैंक स्पेस हो गया। इज परफेक्ट, मान लीजिए मैंने बात की खाना बनाने वाले की, जैसे कुकर नहीं बोलते हैं, कुक बोलते हैं। अब यहां से सोचते हैं क्या हुआ। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, यहां पे एक नाउन था, यहां पे वर्ब वगैरह या सब्जेक्ट वगैरह हो रहा था ना, कैसे, और उसके बाद हम लोग चयन कर रहे थे किसका, अभी भी तो बात वैसे ही लग रहा है। सोहनलाल नाउन है, यहां पे क्या है, वर्ब है, तो अभी भी हम वो रख सकते हैं। तो हिंदी करो कि रामलाल और सोहनलाल में कौन परफेक्ट कुक है। हिंदी तो सही था, कौन हु का मतलब तो होता ही है कौन, लेकिन गलत हो जाएगा। आपने सुना होगा कि भीच एक ऐसा टर्म है जो हम लोग तब यूज करते हैं ना जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप कहेंगे कि वैसे केस में जब यहाँ साफ पता चल रहा है कि हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए वो सही था। जैसे वो ना फ्रीडम फाइटर में जितने लोग हैं सबके लिए क्या यूज किया आपने, लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है दो में से किसी एक का, तो हम वो का यूज नहीं करेंगे। क्या हुआ तब, बीच। आपको पहले से पता था ये कब यूज होता है, अगर क्वेश्चन में क्या चीज की बात हो रही है, सिलेक्शन। दूसरा चीज सिखाता हूं आपको, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि सीधे सीधे भीच को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। अगर वो सेंटेंस में आ गए तो फिर भीच को भी कहेंगे आ जाओ। क्लियर हुआ, तो हम लिख सकते हैं किसके किसके साथ, बिटवीन, दो के सेंस में और कौन होता है, बोथ, कंजंक्शन है। दो के सेंस में और कौन होता है, आइदर। अगर सेंटेंस में ऑफ टू लिखा ही मिल जाए और अच्छा है। क्या समझे ऐसे केस में, ये सब बुलाते हैं किसको, बीच। किस रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन रूप, कि बिटवीन, बोथ, आइदर, ऑफ टू, ये सब अगर आते हैं सेंटेंस में तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ लाते हैं, और वो भी कौन, तो बीच। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, आउट ऑफ टू बॉयज इज योर फ्रेंड। कहीं पे दो लड़के बैठे हुए हैं या बाइक से जा रहे हैं, और आपसे थर्ड पर्सन कोई आदमी पूछता है कि वो जो दोनों लड़के हैं उनमें आपका फ्रेंड कौन है, तो फिर से क्या हुआ, सिलेक्ट करने बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, बीच। अच्छा लगेगा हूं हमेशा, क्योंकि व्यक्ति के लिए तो हु और हुम अच्छा लगना ही है ना, लेकिन क्या करना है, बीच करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि शॉर्टकट अप्लाई करिए, लाइफ में बहुत काम देता है। बस शॉर्टकट अपने ढंग का होना चाहिए, दूसरे के द्वारा दिया गया शॉर्टकट हमेशा खतरनाक है। जैसे मैथ वाले सर अगर कोई ट्रिक देते हैं तो मैथ वाले सर के दिमाग में तो इतना बार है कि वो ट्रिक याद हो गया तब ना आपको बता दिए, लेकिन आपको तो पहली बार सुना तो आप अगली बार याद रख पाएंगे नहीं, क्या पता। इसमें ट्रिक अपने टाइप का हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी दे देते हैं एक और। आई फाउंड नाइदर ऑफ देम परफेक्ट। डू यू, कभी सेंटेंस मिक्स करके लंबा लंबा एरर दे देता है एग्जामिनेशन में। डू यू से कर देते हैं, इज परफेक्ट। अब यहां पर एग्जामिनेशन क्या कर देगा, होम लगा देगा। अभी भी आपसे चुनौती ही है, आपको लगेगा कि सही तो है सब्जेक्ट वर्ब काउंटिंग करने के हिसाब से, लेकिन मैंने बार बार कोशिश किया समझाने का कि क्वेश्चन में आइदर आया कि नहीं आया,
तो कहोगे नहीं नाइदर है, ये तो गलत सोच रहे हो, इसको हम नीदर पढ़ते हैं, इसको तो नाइदर नहीं पढ़ते हैं, तो नीदर नहीं आइदर ही तो है, नॉट आइदर को क्या लिख दिया नीदर, तो अभी भी तो दो ही का सेंस है, इसलिए क्या होगा सिलेक्शन सेंस में विच। पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो हमें समझना है कि जहां पे सिलेक्शन की बात आ रही है वहां पे हु नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। अब करते हैं दैट की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दैट के लिए एग्जाम्पल। जैसे किसी ने बोला आपने घड़ी पहन रखी थी, दिस इज द सेम वॉच आई ऑर्डर्ड, या आई हैव ऑर्डर्ड, अभी तक घर पहुंची नहीं है उसकी, ऑनलाइन उसने मंगा लिया होगा। अब जरा बात करते हैं अपने आप से हम फिर से, करना कि ये वही घड़ी है जो मैंने ऑर्डर किया है। क्या वो सिलेक्शन कर रहा है? नहीं, क्योंकि दो घड़ी नहीं है, एक ही घड़ी है। दूसरा, हमने जो जो चीज पहले सीखा उसको हम अगर छाटे ना तो सबसे अच्छा स्टूडेंट कहलाएंगे। रीजनिंग में पढ़े थे फाइंड ऑड वन, याद है? ऑड छाटना होता था, तो हम लोग क्या दिमाग लगाते थे? अपना दिमाग लगाते थे कि हमको लग रहा है ये तीनों एक श्रेणी का है, ये चौथा अलग श्रेणी का है। बाद में कई बार पता चलता था कि एग्जामिनर ने आंसर कुछ और दे दिया, अलग बात है। चलिए, तो हमने अब तक सीखा ये तीनों, ये दोनों कब यूज हो रहे थे? तीनों कब यूज हो रहे थे सीधे तौर पे? व्यक्ति के लिए, यहाँ पे घड़ी डायरेक्ट आंसर, यानी कि आप अपना नॉलेज भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये तब आता है जब सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, सिलेक्शन की बात है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना सिलेक्शन की बात हो रही है, तो भी क्या होगा that। आप जैसे याद रख सकते हो। चलो, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या हो गया? दैट हो गया। तो हुआ क्या? अगर क्वेश्चन में क्या चीज है? सेंस ऑफ एग्जैक्टनेस। नहीं समझे? नहीं समझे तो हिंदी में बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में हूबहू का अर्थ लगे तब, हूबहू का अर्थ रहने पर। अब इसी का दूसरा तरीका है कि हम क्या करें ना, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स ही कैरी कर ले जो हम ऊपर यूज कर रहे थे। जैसे सिलेक्शन के लिए टू, आइदर, बोथ, बिटवीन आया था, उसी तरह से कुछ तो टर्म्स और होंगे ना। तो चलो एग्जांपल्स पहले बढ़ाते हैं, फिर वो पॉइंट्स निकालते हैं। एग्जांपल नंबर 11 तक हो चुका है, 12th नंबर एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। I met, मान लेते हैं कि जोकर को क्या बोलते हैं, सर्कस वाले को क्लाउन। हाँ, तो आई मेट ए क्लाउन, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो वेरी वेल। ऑप्शन आपको दिया गया हु, व्हिच और तीसरा दैट। अब ये नहीं बोलना कि भाई डायरेक्ट आंसर दैट, आप दैट पढ़ा रहे हो तो, है ना, वो तो फिर बचकानी हरकत होगी। अंडरस्टैंडिंग देखते हैं अपना अपना। क्या सिखाया था मैंने? हु और हुम का डिफरेंस पढ़ाया था ना, पहले उसको चेक करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्लाउन के बाद का वर्ब ढूंढना है, जबकि वर्ब किसके लिए आ रहा था? यू के लिए, यानी कि क्लाउन के लिए वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो कैंसिल होगा। क्वेश्चन में कहीं भी दो का सेंस है नहीं, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? दैट। अब जरा हिंदी करते हैं। मैं एक कल क्लाउन से मिला था, जिसको अपने हिंदी भाषा में हम लोग जोकर ही कहते हैं, जिसे तुम अच्छे से जानते हो, समझना। मैं उसी क्लाउन से मिला था जिसे तुम जानते हो। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में नाउन की चर्चा कितनी बार हो रही है? कम से कम 2 बार। हिंदी समझिए, मैं कल एक क्लाउन से मिला था, जोकर से मिला था, जिसे तुम जानते हो। जिसे मतलब किसे? क्लाउन को ही। यानी कि नाउन की चर्चा अगर सेंटेंस में 2 बार होती है तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट। ये दूसरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
चलो यहां से लिखते हैं द लिटिल मनी यू हैव spent was not yours। किसी ने कहा कि बहुत पैसे की बात कर रहे हो, जो पैसा भी थोड़ा बहुत भी तुमने खर्चा कर दिया ना, वो तुम्हारा नहीं था। मतलब कोई इरिटेट होकर के कोई गार्जियन आपसे बोल रहा है ना, तुम्हारे बाप का था। तो कहना वो यही चाह रहे हैं, कौन सी बात हो रही है, जो पैसा अभी आपने उनके सामने खर्च कर दिया वही पैसा। नाउन की चर्चा कितनी बार? 2 बार। हिंदी क्या है? हूबहू। इन दोनों चीज दिमाग में लग रहा है, इससे फिर से क्या होगा आंसर? दैट। लेकिन हम जो निकालना चाह रहे थे वो निकल चुका है। यहाँ पे आपने किसका यूज किया नाउन के पहले? द से। यहाँ पे आपने किसका यूज किया नाउन के पहले? द लिटिल। मेरा काम बन गया। क्या बन गया काम भाई? अगर क्वेश्चन में द उसके बाद नाउन है, यानी ये बीच में क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कौन कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा लिटिल, क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखा सेम, कई जगह मिलेगा वेरी, कई जगह मिलेगा वनली। या नहीं मिलेगा तो हमें क्या मतलब, हमें क्या मिल रहा है? द प्लस नाउन। ठीक है, तो द प्लस नाउन बीच में एडजेक्टिव रहे या ना रहे, तो वैसे केस में क्या करना है? दैट लगाना है। तो सबसे शानदार पॉइंट ये भी हो सकता है, जैसे यहां पे शानदार पॉइंट था। तो ये था आपके पास में भीच और दैट का डिफरेंस। तो मुख्य रूप से यही 4 रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो आपको परेशान करते रहते हैं और क्वेश्चन भी इन्हीं से आता रहता है। कुछ और भी रिलेटिव प्रोनाउन की मैं बात कर देता हूं जो कि आपको हेल्प देगा कॉमन सेंस बढ़ाने में। चलो तो बता ही देता हूं। तो रेगुलर आप क्वेश्चन जैसे लिख रहे थे वैसे ही क्वेश्चन ही लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। It is Bihar Sharif, you may gain perfection जनरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन जनरल खुद ही लिख लेना। अब यहां से समझते हैं कि अगर आप जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, बिहार स्टेट की बात करते हैं, तो आपके लिए पटना से ज्यादा बेहतरीन जगह माना जाता है बिहार शरीफ को। ठीक है ना। अब इस समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे ऑप्शन देगा तो हम चीटिंग करने में तो अगर माहिर हैं तो देर नहीं लगेगा। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका जवाब आना चाहिए तीनों में से कोई नहीं। कैसे? ये बिहार शरीफ है, याद है? बिहार शरीफ स्थान है। ये किसके लिए आता था? भारत संघ के लिए। ये तो गया। सिलेक्शन की बात हो रही है क्या? नहीं, ये भी गया। दैट कब होता है? जब नाउन के आगे क्या लगा रहता है? या कोई, या सेंटेंस में 2 बार हिंदी, 2 बार हिंदी भी नहीं है। इसका मतलब अभी तक आंसर नहीं है, तो आंसर दे दीजिए ना। कभी तो मजाक था, अगर आप ऑप्शन दे देते तो हम इतना सोचते थोड़े तो डायरेक्ट आंसर ही कर देते। तो ये होता है कि ये पढ़ाने का चीज नहीं था, ये आप खुद ही समझ सकते थे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? नाउन के अकॉर्डिंग। बस इस बात को समझ गए तो जितना तरह का रिलेटिव प्रोनाउन निकालते रहे आप बनाते रहिएगा। और ऑप्शंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जाके राइटर छोड़ देता है उसके बाद फिर आपसे पूछता है, वो देता है ये ऑप्शन आपको कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अपने अनुसार नहीं लेता, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है ना वो अपने अनुसार रखता है, या सब्जेक्ट अपने अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन रखता है। आप जो समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूं।
It was 1945 the UNO। अब अगर UNO नहीं जानते हैं आप तो फिर क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं अपने बारे में, अपनी जिंदगी और दुनिया के बारे में। was founded। ऑप्शंस अगर ऊपर वाला रखा जाए तो चलिए, फिर कहेगा कि 1945 क्या है सर? तो कोई आदमी नहीं है तो नहीं होगा। सिलेक्शन द नहीं, स्थान नहीं, तो आप कहोगे तब तो मुझे इस बार 5वां ऑप्शन दीजिए। और आप सब मांग रहे थे वही ऑप्शन मिल गया है। 1945 क्या है? टाइम था, तो टाइम के अनुसार क्या लगाएंगे? ये 1945 ही था जब यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। बाकी स्मॉल डेट आप सबको याद ही है, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है पता ही होगा। चलिए हो गया। अब जो आप समझे मेरे साथ में एक थोड़ा सा छोटा सा काम कर लो। क्या करना है वो देखो। इधर मैंने लिख दिया, चलो रिलेटिव प्रोनाउन टेबल है, बहुत टेबल पे बैठ के खाना खाते हो ना, टेबल मेरे साथ सीखते रहो। सेंस और इधर लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन। चलो शुरू करें। अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट का सेंस रहेगा तब क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का सेंस रहेगा तब क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात मैं करवाऊंगा तब क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टनेस की बात हो, थोड़ा नीचे ज्यादा हो जाएगा, फिर से मिटाओ, कॉलम्स बड़े हो गए। सब्जेक्ट की बात रहने पर आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो यहां से आप सामने सामने लिख दो। दूसरा में ऑब्जेक्ट की बात रहने पर। तीसरा में अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टनेस की बात की जाए तब। चौथा में अगर आपने कहीं क्वेश्चन स्टडी किया और आपको लगा कि क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात हो रही है तब। अगर आपको लगा कि क्वेश्चन में किसी स्थान के लिए रिलेशन लाना है तब। और अगर क्वेश्चन में लग रहा है कि क्वेश्चन में कभी टाइम के सेंस में रिलेशन लाना है तब। चलो मैं अपने ओर से लिख देता हूं, बाकी आप लोग जब होशियार है ही तो अपना लिख देना खुद ही। मैच करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई। ठीक है, आंसर्स मुझे चाहिए कहां पे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मेरी ओर से रिलेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाने की जरूरत थी वो मैंने समझा दिया है। पीडीएफ जो आपका अब तक गया होगा वो सेट 11 तक मैंने सेंड कर दिया है। तो सेट नंबर जो 12th जाएगा उसमें प्रोनाउन का क्वेश्चन कुछ जाएगा, जिसमें आपका वीडियो 1 जो वीडियो 1 है प्रोनाउन सेक्शन का पार्ट 1 जिसको मैंने बोला है, उस पार्ट को स्टडी करके बनाना तो ज्यादा से बनेगा, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो जो जाएगा वो आपको अभी देर से जाएगा, हो सकता है कि सेट 14 में जाए। तो फिलहाल सेट 12 आपको अपलोड होगा नेक्स्ट, जिसमें प्रोनाउन का पार्ट 1 लेक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट के मैंने किए हैं। तो अब शुरू हो जाइए आप लोग, और थोड़ा सा शेयर वगैरह आप लोग किया कीजिए, क्योंकि कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, ये मुझे समझ में आता है, और स्टूडेंट्स को भी समझाइए, ठीक है ना।